जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुरुन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी जो अपनी क्लासें चल रही थी, जो ब्रिज कोर्स की क्लासें अपने ले रहे थे, उसमें कल वाली क्लास में अपन ने पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना और उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में जाना। और उनमें से एक पॉइंट अभी तक अपन ने कर लिया था, वो था एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस यानी अपन उससे पहले पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ ली, अब अपन उसकी पेरियोडिसिटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पेरियोडिसिटी। और पेरियोडिसिटी के जो 4-5 पॉइंट है वो हमें अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री अपन उसी के बेस पे पढ़ेंगे, उसी से जो निकालेंगे भाई रेडियस किसकी ज्यादा है किसकी कम है ना। तो इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना। पहले वाली क्लास में अपन ने एटॉमिक रेडियस पढ़ी, आप उसको एक बार अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखो। उसके बाद उसका आज देखेंगे कि आगे का आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह क्या है। तो आगे का पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। तब तक क्लास को शेयर कर दें, लाइक करें और सब तक पहुंचाएं। कल अपन ने देखा था एटॉमिक रेडियस, और एक बार थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस को रिवाइज करता हूं ताकि अपन आगे जो पैरामीटर्स पढ़ेंगे, आगे जो फैक्टर पढ़ेंगे, उनको क्या करें कि अच्छे से डिफाइन कर सके। तो देखो, सबसे पहले थी अपने पास एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस में अपन एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी थी कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। तो न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर सेल है वहां तक के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे थे? एटॉमिक रेडियस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एटॉमिक रेडियस। कहां से कहां तक? न्यूक्लियस से लेकर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को अपन क्या बोल रहे थे? रेडियस। ये रेडियस। अब सर रेडियस निकालेंगे कैसे, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है। तो अपन ने अलग अलग टाइप देखे थे, जैसे कोवलेंट रेडियस है, यानी दो अपने पास जो एटम है उनके जो न्यूक्लियस है, दो एटम के, जैसे ये अपने लिया ए और बी, अपन ने दोनों को मिला के क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। ए बी लो या ए लो, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। और इनके जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस की बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर अपन ने आधा कर दिया तो उसको अपन क्या बोलते थे? एटॉमिक रेडियस बोलते थे। क्या बोलते थे? एटॉमिक रेडियस। कोई नहीं, ये अपन देख चुके हैं। इससे आगे अपन ने देखा था मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक में जब एक मेटल या एटम के साथ एक मेटल के एटम है, उससे जो न्यूक्लियस है वहां से लेकर जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोल रहे थे? मेटेलिक रेडियस। जनरली मेटेलिक रेडियस क्या होती है? बड़ी होती है। किससे? कोवलेंट रेडियस से। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस जनरली अपन गैसियस एलिमेंट्स में देखते हैं, जिनके मॉलिक्यूल के बीच क्या हो? वीक वंडरवाल फोर्स हो। जिनके मॉलिक्यूल के बीच वीक वंडरवाल फोर्स हो, तो जाहिर सी बात है जो वंडरवाल रेडियस है वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी कौन लिखी है अपन ने? मेटेलिक रेडियस है। सबसे छोटी कौन होगी? कोवलेंट रेडियस। ये वाली चीजें अपन ने कल देखी। उसके बाद उसके फैक्टर देखे। फैक्टर देखा तो फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई अपने पास, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा कौन सा? शिल्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे अपन बोल रहे थे जेड इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अपन क्या बोल रहे थे? जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्ट पहले ये देखिए जेड इफेक्ट होता क्या है। तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस के द्वारा जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? जेड इफेक्ट। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? जेड इफेक्ट। न्यूक्लियस के द्वारा आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है उसी को अपन क्या बोल रहे थे? जेड इफेक्ट। अब जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्ट अगर हाई होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आएगा तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। दूसरा अपन ने देखा शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या है? यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सन। यानी ये रिपल्सन जितना ज्यादा होगा तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूर होगा। और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो कंसेप्ट अपन ने देखा, जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो रेडियस डिक्रीज होगी, जेड शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो रेडियस इंक्रीज होगी। तो मैं से बोल दूं ये जेड इफेक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? 1/r। ये अपन ने लिख दिया। अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो आर डिक्रीज। वैसे ये अपन बोले शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। अगर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो आर क्या होगी? बढ़ेगी। ये चीज देख ली अपन ने। इससे आगे अपन चलें तो अगला वाला अपने पास टॉपिक था कौन सा? कि भाई इसको अपन एटॉमिक रेडियस को देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? एक तो पीरियड्स के अकॉर्डिंग, दूसरा ग्रुप के अकॉर्डिंग।
तो पीरियड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, अगर लेफ्ट टू राइट चलें, पीरियड के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट चले तो रेडियस क्या होगी, आर डिक्रीज होगी, तो साइज क्या होगी, साइज भी डिक्रीज होगी। और सबसे छोटा एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कौन सा, फ्लोरीन। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैंने आपको बताया था कौन सा, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट चलने पर एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन फील होंगे तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी, यानी साइज कम होगी। दूसरा अपन देखें अकॉर्डिंग टू ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम, ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चलेंगे। ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, क्या होगी, ऊपर से नीचे चले तो नंबर ऑफ सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो रेडियस यानी आर क्या होगी, आर भी इंक्रीज होगी और साइज बढ़ेगी। और यही मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा एलिमेंट सीजियम, सबसे बड़ा एलिमेंट सीजियम, सबसे छोटा एलिमेंट फ्लोरीन। सबके समझ में आई? ये चीजें अपन ने देख चुके हैं। ये अब आगे उसके बाद अपन ने देखी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो का मतलब सेम, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। जैसे अपन ले ले, जैसे ऑक्सीजन है O-2, जैसे फ्लोरीन ले लिया -1, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम पे ले लिया प्लस, जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया Mg+2। अपन देख रहे हैं कि सभी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें 8 और 2 10, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। और एटॉमिक नंबर देख रहे हैं अपन, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, तो मैग्नीशियम का कितना 12। अब हमने देखा सभी में अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको नाम दिया अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसको नाम क्या दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉन की रेडियस देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया आइसो इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस R1/Z। जेड जितना ज्यादा होगा, जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड जितना ज्यादा होगा आर उतना ही क्या होगा, कम होगा। जेड जितना कम होगा आर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अब इसमें से अपन देखें जेड एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है, सबसे कम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की रेडियस क्या होगी, सबसे हाई होगी। और अगर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अपन को पूछे रेडियस, तो सबसे बड़ा कौन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, और फिर क्या आ गया अपने पास, मैग्नीशियम। ये सीरीज थी कौन सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। कौन सी सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो का मतलब सेम, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। और अब चलते हैं अपन आगे, अगला पॉइंट नंबर 2 पे, यानी एक अपन ने पूरा एटॉमिक रेडियस देख लिया। नंबर 2 पे अपने पास है कौन सा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे जनरली बोलते हैं आयोनिक एनर्जी। क्या बोला जाता है, आयोनिक एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनिक एनर्जी। अब देखना ये होती क्या है, अच्छे से समझना है, कहाँ यूज होती है, वो भी सारी चीजें देखेंगे। तो देखो पहले डेफिनेशन देखो, सिंपल सी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट रिक्वायर्ड टू द रिमूव the most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom। यानी कि एक एलिमेंट्स, न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि ऐसे समझो कि मेरे पास कोई एलिमेंट्स है, जैसे मैंने ले लिया ये मेरे पास एलिमेंट्स है X, और मैं क्या करूं, इस X में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लूं। एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आपको पता चल गया कि X पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब इस X क्या है, अभी न्यूट्रल एलिमेंट्स है, गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट्स। इस न्यूट्रल एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने क्या कर लिया, निकाल लिया। इसको निकालने के लिए या इसको कैटायन फॉर्म में बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। वापस देखें, गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट्स में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन एक बार फिर देख लो, वही चीज लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव टू द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन आइसोलेटेड गैसियस एटम फॉर्मिंग ए गैसियस कैटायन। क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये कैटायन बन रहा है।
ये क्या बन रहा है, केटाइन इन नॉन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, डेल्टा एच से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपन डेल एच से। डेल एच है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको देखनी है कि मान लो कोई भी अपने पास कोई एलिमेंट्स है, न्यूट्रल एलिमेंट्स है, उसमें से अपन ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसमें एनर्जी लगाऊंगा। उसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आई लाइन। अगर डबल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक से ज्यादा निकाला तो +2 चार्ज आ जाएगा, दो निकाले तो +2 चार्ज आ जाएगा, और उसके लिए एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। चलो, तो ये आई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो डेल एच चाहिए उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को अपन क्या बोलते हैं, और आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है, सेम नाम में। चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, अभी अपन इसका वेरिएशन देखेंगे खूब सारा, जैसे ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होती है, पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो सारी चीजें अपन को टेबल में जाननी है। अभी तक अपन ने ये देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि किसी गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसकी यूनिट विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको बोलते हैं किलो कैलोरी या पर मोल या किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल। यूनिट आ गई, आपको भी पता चल गया कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाला तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में अपने लिए बहुत काम की है और जिसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। आगे के पैरामीटर्स पढ़ने के लिए, आगे की कंडीशन पढ़ने के लिए अपन को इसको अच्छे से पहले पढ़ना है। पहले देखें अपन टाइप ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली 3 टाइप से अपन पढ़ते हैं, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो ऐसा समझते हैं, मान लो मेरे पास एलिमेंट्स है x, और इसमें से मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, निकाल लिया। यहां लिख दूंगा, x मेरे पास एलिमेंट्स है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या बना मेरे पास x प्लस। क्या बना, x प्लस। x पर हमारे पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब कैटायन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कैटायन बन रहे हैं। अब x पर प्लस चार्ज आया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, और निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी यहां पर वैल्यू आ गई मेरे पास कोई भी डेल एच, जिसको अपन बोल रहे थे डेल एच फर्स्ट। कौन सी, डेल एच फर्स्ट, जो अपन है, अब इसको अपन बोला जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अभी तक तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसीलिए क्या बोला, फर्स्ट आयनाइजेशन। तो सेकंड क्या होगी, सेकंड होगी इस कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना। यानी हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो है कि अब इस X प्लस में से, किसमें, इस X प्लस में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो क्या बना X +2। यहां जो डेल H जो एंथैल्पी आई अपन के पास वो कौन सी है, सेकंड। ये फर्स्ट हो गई, तो ये कौन सी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब तीसरी कंडीशन और है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड किसमें, इस +2 वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना। यानी ये मेरे पास एलिमेंट्स है, X +2 चार्ज है उस पे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, X +3। ये हमारे पास जो कंडीशन है ये कौन सी है, ये डेल H है थर्ड। ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इनमें से आपको एक सोचने वाली बात है, बिल्कुल आराम से रटना नहीं है, दिमाग लगाना है, कि सभी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी अपन लगा रहे हैं उसको अपन बोल रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप बता सकते हैं कि भाई इनमें से तीनों में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, किसमें मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सबके दिमाग में यह आया कि सर ये जो है इसमें मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी, हालांकि सब में से निकाल कितने रहे, एक ही इलेक्ट्रॉन, सब में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब इसको ऐसे देखो
कि मेरे पास ये x था, ये x न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल। इस न्यूट्रल x में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बन गया मेरे पास x प्लस। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, रिमूव किया इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसीलिए तो प्लस चार्ज आया। अब पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, और फिर मैं और निकालना चाहूं इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाए x प्लस 2, तो पहले से ही तो कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, और एक और को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे इस पहले वाले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, पहले वाले से हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। और मान लो मैं इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालूं और इसको x प्लस 3 में से चेंज कर दूं, x प्लस 3 में चेंज कर दूं, अगर यहां तक कर दिया तो, यहां तक कर दिया तो यहां पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 निकाले, इसका मतलब पहले एक निकाला तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ी, वो मेरे पास कौन सी थी? ये मेरे पास थी डेल एच फर्स्ट, ये आई अब मेरे पास डेल एच सेकंड, और ये आ गई मेरे पास कौन सी? डेल एच थर्ड। और सबसे ज्यादा किसमें एनर्जी लगानी पड़ी? इसमें से, क्योंकि पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और फिर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, फिर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, तो यहां पर मुझे हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये तो वो बात आ गई कि भिखारी से पैसे मांग रहे हैं, ये तो खुद क्या है, इसके पास तो खुद के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, और उसमें से अपन निकाल रहे हैं, तो अपन को हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन एक एग्जांपल ले, ये लिया मैंने, देखो एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बन गया? Al प्लस। इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बन गया? Al प्लस 2। और इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बन गया? Al प्लस 3। तो मुझे आप बताओ कि अगर मैं इनको एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी में लगाऊं तो कौन सी ज्यादा होगी? तो Al प्लस 3 बनाने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर Al प्लस 2 बनाने के लिए, फिर Al प्लस बनाने के लिए। ये आ गया इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो जो थर्ड वाला है, जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा इससे कम, लेकिन पहले वाले से ज्यादा। फर्स्ट वाले में केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उससे हमको थोड़ी सी भी एनर्जी लगानी पड़ी। तो रीजन ये आ गया, पूरा अपना पास रिजल्ट ये है कि किसी भी न्यूट्रल या गैसियस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी तीनों टाइप देख लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट वाली में जो एनर्जी लगाई उससे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में, सेकंड में उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपन को उससे अगला निकालने के लिए, किसमें? थर्ड वाले। कोई दिक्कत नहीं, सबके समझ में आई? ये फर्स्ट अपन ने देख ली, सेकंड देख ली, थर्ड देख ली। अगर आपको पूछ ले कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, तो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, फिर ये सेकंड है और ये वाला है फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। चलो देखो, अगली कंडीशन अपने पास है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या देखने? फैक्टर के भाई उसको कौन कौन सा, उस किस फैक्टर का उस पे इफेक्ट होगा, और पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उसको देखें तो कैसे बोलेंगे? तो देखो, फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहली चीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी अपन ने देखा था पहले कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? न्यूक्लियस द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, न्यूक्लियस द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और उसी को अपन क्या बोल रहे थे? जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट। अब सोचो, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे ये है, ये मेरे पास एक अपने पास ये मेरे पास कोई एटम है, और इस एटम से ये न्यूक्लियस है, और यहां के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है।
और यहां खड़े हो आप, यहां इस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर की तरफ खींचना चाहा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको एक तो अपन बाहर की तरफ खींच रहे हैं रिमूव करने के लिए, दूसरा अंदर की तरफ खींच रहा है। तो जितना जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, अंदर खींचने वाला पावर क्या, जेड इफेक्ट, जितना जेड इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एक अंदर खींच रहा है, एक बाहर खींच रहा है। अगर अंदर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें बाहर वाला भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी हमें उतनी ही एनर्जी की जरूरत होगी इसको निकालने के लिए। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार देखो, अपन ने देखा कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल पीरियड्स में अपन ने देखा लेफ्ट टू राइट चलने, कैसे चलें, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलने पर जो जेड इफेक्ट था वो क्या था, इंक्रीज होता था, जेड इफेक्ट इंक्रीज। अब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉइंट अपन ने यहां से निकाल लिया, कौन सा वाला, ये वाला। कि जेड इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना हाई होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लो जैसे अपने पास कोई छोटा सा एलिमेंट है, कोई भी अपन ने ले लिया जो इतना सा, यहां के से इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहूं, लेकिन इस पर क्या है, ये लगने वाला जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये जेड इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा। जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा अंदर की तरफ बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस, और बाहर की तरफ खींचेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। उसी को बोलते हैं अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे अपन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, हाई। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन ने लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तीन ले लिया, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। अब अपन ने देखा कि लेफ्ट टू राइट चले, लेफ्ट टू राइट चले यानी इधर से इधर चले पीरियोडिक टेबल में, तो जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट ज्यादा किसमें, नाइट्रोजन में। जेड इफेक्ट ज्यादा किसमें, नाइट्रोजन में। और बोरॉन में जेड इफेक्ट कम। तो अपन ने बोला नाइट्रोजन में जेड इफेक्ट ज्यादा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी नाइट्रोजन की ज्यादा। फिर ये हुआ, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर कार्बन की और फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की और फिर ऑक्सीजन की। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। चलो दूसरा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब देखो साइज बढ़ेगी। जैसे अपन ने ये लिया, मान लो मैं आपको यहां बताऊं कि साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने का मतलब है एक तो ये आया, दूसरा मैंने इसकी सेल फिर बना दी, ये मैंने नई सेल ले ली। साइज जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेगी, या इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते रहेंगे आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर जाता रहेगा। यानी न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा हो गई, अपने से ज्यादा दूरी पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो अपन को हाई एनर्जी की जरूरत थी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्या था, पास में था। ये न्यूक्लियस के पास में था, और न्यूक्लियस के पास में था तो इस पर जेड इफेक्ट ज्यादा था। अब बोलूं मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है मुझे, ये वाले, ये न्यूक्लियस से क्या हो गया, दूर हो गया। दूर हो गया तो इस पर क्या है, जेड इफेक्ट कम है। इस पर क्या है, जेड इफेक्ट कम है। जेड इफेक्ट कम है, और दूसरी कंडीशन ये, इन दोनों के बीच में अब कौन सा हो गया, शिल्डिंग इफेक्ट हो गया। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब इसमें और इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है।
शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब इसमें और इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन होने का मतलब है ये इसको बाहर की तरफ क्या करेगा, धक्का देगा। बाहर की तरफ धक्का देगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी जितना इसमें अपन लगा रहे थे, क्योंकि यहां पर जेड इफेक्ट ज्यादा था, यहां पर तो क्या आ गया, शिल्डिंग इफेक्ट। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, उसको निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। देखते हैं इसको, देखो एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। ये लिया मैंने एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/I। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज कम, यही बोली मैंने। तो इसको ऐसे लिख लो आप एक बार, ये लिखा आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही क्या होगा, दूर होगा। और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उस पर उतना ही जेड इफेक्ट कम लगेगा, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा। और जेड इफेक्ट कम लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइज बढ़ने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, डिक्रीज होती है। तो साइज कैसे बढ़ रही थी, साइज बढ़ रही थी, अपन ने पीरियोडिक टेबल में साइज का कंसेप्ट देखा। साइज बढ़ रही थी कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलने पर साइज इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे चलने पर साइज इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। अगर ऊपर से नीचे चले तो आर यानी रेडियस इंक्रीज हो रही थी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। चलो अगला देखें, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ सबसेल। अब ये क्या होता है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं भेदन क्षमता। तो ये बताता है सब सेल आप जानते हो, जैसे एस है, पी है, डी है और एफ है। एस स्मॉल है, पी बड़ा है, फिर डी और फिर एफ। इसकी अपन देखें तो इसका तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप एक दिमाग में रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एस सब सेल की सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी, पी की, और फिर किसकी, डी की। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आई, एफ की। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आई, एस की। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि एस सब सेल है जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक होता है। एस सब सेल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, और जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा उस पर जेड इफेक्ट उतना ही तो ज्यादा लगेगा, और जेड इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जेड इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, यानी हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लगानी पड़ेगी। तो देखो वापस देखना कि अगर सब सेल, यानी कि अपन ये प्रोटीन का मतलब है कि भेदन क्षमता, इसको अपन बोल रहे हैं भेदन। भेदन का मतलब जो अपने पास सब सेल है एस, पी, डी और एफ, इनमें से सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी होती है, एस की। एस की इसलिए है क्योंकि एस इस न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, फिर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर कौन, पी, फिर कौन, डी और फिर कौन, एफ। एफ सबसे बार, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत होगी, और एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। अगला देखें तो अगला है अपने पास स्कर्निंग इफेक्ट। जी हाँ, इसी को अपन बोलते थे शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि जो आउटर सेल है उनके जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला रिपल्सन, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन उनके बीच में लगने वाला रिपल्सन। जैसे एक बार इसको यहां देखें, अच्छा अगले पेपर पे देखो, जैसे ये था,
यहां पर मैंने बोला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में आपने देख लिया। आउटर सेल मेरे पास ये थी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस। इस पर माइनस चार्ज और इस पर भी माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में ये लग रहा है कौन सा फोर्स? रिपल्सन। ये कौन सा लग रहा है? रिपल्सन। तो रिपल्सन लग रहा है, इसका मतलब इसको अपन क्या बोल रहे हैं? जेड इफेक्ट, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट। इसी को बोलते हैं अपन स्क्रीडिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि अंदर वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले को धक्का देगा, ये वाला बाहर वाले को क्या करेगा? धक्का देगा, यानी बाहर की तरफ। यानी इसमें क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन हो रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी बाहर की तरफ धक्का देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये अंदर वाला क्या कर रहा है? अपनी हेल्प कर रहा है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालने के लिए अपनी हेल्प कर रहा है, यानी हम खुद इसको निकालना चाहते हैं और निकालने के लिए जो एनर्जी लगा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? ये खींच नहीं रहा। जेड इफेक्ट तो क्या कर रहा था? खींच रहा था, तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। ये इसको क्या कर रहा है? बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बताओ ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या कम? इसको निकालने के लिए अब हमें कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब तक यहां का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो ये अंदर वाला खींच रहा था। एक तरफ से आप खींचो, एक तरफ से मैं खींचूं, तो मुझे खींचने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ आप खींच रहे हो। अब आप किसी को मेरी तरफ धक्का दे रहे हो और मैं खींच रहा हूं, तो बताओ मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ी क्या? क्योंकि आप खुद मेरी क्या कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो, उसको मेरी तरफ धक्का दे रहे हो। सेम यही चीज है कि ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये वाला, ये इस बाहर वाले को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। और धक्का दे रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और आसान है तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास क्या हो गई? कम हो गई। यह आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास क्या हो गई? कम। तो वही चीज स्कर्निंग इफेक्ट अपन पढ़ रहे थे, शील्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये जितना ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, मैं बोलूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो इसको मैं क्या बोलूं? इंक्रीज, इनवर्सली यहां लिख रहा हूं, देखो ये लिख लिया, शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी? कम होगी। यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का देगी। अब एक कंसेप्ट अपने पास और है, इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीट फुल फिल्ड ऑर्बिट। इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास। तो एक बार इसको यहां देखे, देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कंसेप्ट देखते हैं। जैसे देखो मेरे पास, जैसे अपन ने पी ऑर्बिटल बनाया, मान लो ये चीज है अपने पास, ये कंडीशन। अब हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर देखो, तो देखो आपको पता है एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन 7 है, कार्बन 6 है, और फ्लोरीन अपने सॉरी बोरोन अपने पास 5 है। ये अपन ने इसके एटॉमिक नंबर देख लिए। अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो अपन क्या लिखते थे? इसका अपन मैं लेवल लिखूं 2s2 2p1, ये है 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4 और 2s2 2p5। ये अपन ने कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया। अब अपन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो लेफ्ट टू राइट चलने तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। साइज क्या होगी? डिक्रीज। और साइज डिक्रीज होगी तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो तो ये होना चाहिए अपने पास। जैसे बोरॉन में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, फिर कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में, और फिर ऑक्सीजन में, सबसे ज्यादा किसमें? फ्लोरीन में। सबसे ज्यादा किसमें? फ्लोरीन में। ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर चीज है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसको देखें। हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें तो एक बार देखो, सभी के लिए अपन ने लगाया इसमें पी, ये मैं पी ऑर्बिटल बना रहा हूं। एक बार पी ऑर्बिटल देखें, पी ये 2p, इसके लिए अपन ने देखा ये भी क्या है? 2p। इसके लिए मैं बना रहा हूं फिर ये वाला 2p। इसके लिए देखे तो ये बना दिया मैंने। अभी तक केवल 2p बना रहा हूं, फिर देखना
सबको बना के देख लिया, यानी 2p वाले बनाए, 2s में सभी के पास क्या क्या है, सेम है, 2s में सभी के पास क्या है, सेम। अब 2p में इसके कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इसमें 2p में कितने, 1 और 2, इसमें 2p में कितने, 1 2 3, इसमें 2p में 1 2 3 और 4, और इसमें 2p में 1 2 3 4 और 5। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो ये तो क्या है, p में एक ऑर्बिटल, यानी बोरॉन के जो p है, बोरॉन का p ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, केवल एक, केवल कितना, एक है। तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है, ये क्या है, इनकम्प्लीट। इसमें कितने हैं, दो है, तो ये भी क्या है, इनकम्प्लीट है। लेकिन इसमें देखो तीन, p ऑर्बिटल, p में सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6, और है कितने अपने पास, 3, तो आगे 6 भर सकते हैं, जिसमें से कितने आए, 3। इसका मतलब इसके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड, जिसमें यह कैसा है, ये हाफ फील्ड से एक ज्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, इनकम्प्लीट, ये भी क्या हो गया, इनकम्प्लीट। और ये अपने पास इसमें 5 है, तो ये भी क्या हो गया, इनकम्प्लीट। अब हम जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, फुल फील्ड, ठीक है, और उससे कम होता है अपने पास हाफ फील्ड, और सबसे कम इनकम्प्लीट। तो इसमें अपने पास अभी तक जो अपन ने ये लिखा, इसमें फुल फील्ड वाला तो कोई नहीं लिया अपन ने, लेकिन हाफ फील्ड वाला कौन सा आ रहा था, ये वाला। तो अगर देखा जाए तो ठीक है, ये बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका अपन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देख रहे थे वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होनी चाहिए थी, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में, और फिर किसमें, कार्बन बोरॉन। यहां पर अपन ने देखा कि नाइट्रोजन के पास क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है, और स्टेबल वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। स्टेबल वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा होगी, क्या सभी से ज्यादा, नहीं, केवल ये जो ऑक्सीजन है इससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यही रीजन है कि इसका जो अपन ऑर्डर लिखे, ये बोरॉन, कार्बन, और फिर क्या आ जाएगा, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा हो गई, किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से पहले क्या आ गया, देखो ये नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन से पहले क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। यानी नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये पार्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, वो ज्यादा स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती। कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी अपने पास आज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या थी अपने पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी को करीब अपन ने सभी जगह लिया, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऐसे देख लिए कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, किस किस की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होती है। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में अपन ने एटॉमिक रेडियस के बाद दूसरा पॉइंट कर लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगली क्लास में अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार वापस देके अच्छे से रिवाइज करें, और इसके आधार पर, इसके बेस पे अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से कोई से भी ग्रुप के अकॉर्डिंग या पीरियड्स के अकॉर्डिंग कोई से भी एलिमेंट्स उठाकर इसकी तरह अरेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।